नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। जीव विज्ञान पढ़ा जा रहा है और जीव विज्ञान का चैप्टर 4 पढ़ा जा रहा है। मैं हूं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी और चैप्टर में क्या चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड दी वेरिएशंस। ठीक है ना, वंशागति और उसकी विविधता के सिद्धांत। और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मेंडल के नियम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेंडल का 3 नियम कौन कौन सा है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और क्या था, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो था आपका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसके साथ हमने मेंडल के कुछ एक्सेप्शंस क्या थे, अपवाद क्या थे, कि मेंडल ने जो नियम बताया था उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स देखे गए और कुछ एनिमल्स भी देखे गए, कुछ ऐसे जीन्स देखे गए जो मेंडल के नियम का हूबहू पालन नहीं करते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, और हमने क्या देखा था, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमने देखा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमने किस में देखा था, फ्लावर है स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम इसका साइंटिफिक नेम है, और मिराबिलिस जलापा गुलाबांस, ये जिसको 4 o'clock भी बोला जाता है, उसमें हमने देखा था। क्या देखा था आपने कि जो मिराबिलिस जलापा का है वो इसका होमोजाइगस क्या है, कैपिटल आर, ये 2 एलिल्स हैं इसके, और वाइट कलर क्या है, ये है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब इनके बीच में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। ये मिला तो मेंडल का जो फर्स्ट वाला लॉ था उसके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए था, इसका कलर क्या होना चाहिए था, फिनोटाइप इसका क्या होना चाहिए था, लाल होना चाहिए था। लेकिन ये हुआ कैसा, मिला क्या, ये जो फ्लावर का कलर है, फूल का जो कलर है वो क्या मिला, गुलाबी मिला। ठीक है, गुलाबी मिला। ये तो क्या देखा गया कि ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो जीन है वो इस पर प्रभावी हो रहा है, ना ही रेसेसिव कैरेक्टर वाला जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। मतलब ना ही प्रभावी वाले का दिखाई दे रहा है कोई लक्षण, ना ही जो अप्रभावी वाला है, जो रेसेसिव वाला है, उसका ही कोई लक्षण दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक नया लक्षण दिखाई दे रहा है, एक नए कैरेक्टर को देखा जा रहा है यहाँ पे, जो कि क्या निकल के आ रहा है, गुलाबी निकल के आ रहा है। तो F1 जनरेशन में आपका निकल करके आया था क्या, गुलाबी निकल के आया था, ये है F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में जब क्या कराया गया, सेल्फिंग कराया गया था, तो क्या मिला था, सेल्फिंग करा लीजिए, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या मिलेगा, स्मॉल आर। तो क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है लाल, फूल कैसा होगा, लाल। ये क्या होगा, गुलाबी होगा। ये भी क्या होगा, गुलाबी ही होगा। और ये क्या होगा आपका, ये सफ़ेद होगा। ये कैसा है, सफ़ेद है, क्योंकि ये जो है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाल पुष्प के लिए जीन का एलील है। ये किसका है, ये है आपके सफ़ेद पुष्प के लिए जीन का एलील है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे अगर आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालोगे तो लाल पुष्प कितना है, 1 है, गुलाबी कितना है, 2 है, और क्या दिखाई दे रहा है, सफ़ेद कितना है, 1 है। ठीक है, तो जीनोटाइप कितना दिखाई दे रहा है, जीनोटाइप भी 1:2:1 इसका रेशियो दिखाई दे रहा है, और फिनोटाइप भी कितना दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ये किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है, जिसमें F2 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग करा करके देख रहे हैं तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्या कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हम देखते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सह प्रभाविता। ठीक है, सह प्रभाविता में हमने क्या देखा था, हमने देखा था ह्यूमन यानी कि मनुष्य का मानव रक्त समूह का हमने एग्जाम्पल लिया था, मानव रक्त समूह ABO का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने देखा था कि दो एलिल्स हैं। क्या है, 2 एलिल्स दिख रहे हैं। आपका क्या है, ये है आपका आइसो हीमोग्लूटिनोजन, एक एंजाइम है जो क्या बना रहा है, ये एंटीजन A बना रहा है, और क्या बना रहा है, एंटीजन B बना रहा है, और एक एंटीजन है जो मतलब कोई एंटीजन ही नहीं बन रहा है, ये आप स्मॉल I या फिर I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी है। प्रभावी होने का मतलब है कि ये दोनों ही अपना लक्षण शो करेंगे, अपना लक्षण दिखाएंगे। ठीक है, तो जब क्या देखा जा रहा है कि अगर
ये दोनों ही साथ साथ में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, IA IB होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के ही लक्षण दिख रहे हैं, इन दोनों के ही लक्षण प्रेजेंट हो रहे हैं और ये दोनों ही प्रभावी हैं, साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, सहप्रभाविता कहा जाता है, कोडोमिनेंस कहा जाता है। अब ये जो सहप्रभाविता है ये आपके कौन से ब्लड ग्रुप में दिखेगा, AB ब्लड ग्रुप में सहप्रभाविता का लक्षण जो है वो आपका दिखेगा। हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, ब्लड ग्रुप बना करके देखा था, रिकैप करो। देखो अगर एंटीजन A है और लेट्स से ये फादर है और यहाँ पे क्या है, मदर है, ठीक है। एंटीजन फादर का एंटीजन A है, मदर का एंटीजन जो है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं बना हुआ है, तो जो सन होगा या डॉटर होगी उसका क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बन जाएगा क्या आपका IA बन जाएगा। इसी तरीके से रिवर्स कर दो, यहाँ पे एंटीजन क्या बन रहा है, B बन रहा है, एंटीजन कुछ नहीं बन रहा है, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। इसी तरीके से क्या कर दो, अगर एंटीजन कोई भी नहीं बन रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O बन जाएगा। एंटीजन कोई भी नहीं होगा, एंटीजन ना फादर में कोई एंटीजन बन रहा है ना ही मदर में कोई एंटीजन बन रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, O बन जाएगा। ये है एग्जाम्पल आपका किसका, AB ब्लड ग्रुप में किसका एग्जाम्पल दिख रहा है, सहप्रभाविता का इफेक्ट दिख रहा है, इसीलिए इस फिनोमिना को क्या बोला गया था, सहप्रभाविता बोला गया था। आज जो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे हम देख लेंगे थोड़ा सा कि आपका कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें मैंने सोचा कि डिफरेंस क्लियर करते हम चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और क्लियर करते चलते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है। होमोजाइगस को क्या बोला जाता है हिंदी में, समयुग्मजी हम इसको बोलते हैं। ये क्या है हमारे, विषम युग्मजी। युग्मक क्या बन रहे हैं, देखो मेंडल ने कहा था कि जो जीन होता है हमारा, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। जीन क्या है, आपके कैरेक्टर के स्थानांतरण के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर के स्थानांतरण के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो जीन होता है इसके कई सारे टाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मेंडल ने बेसिकली पी प्लांट में क्या देखा था, मटर के पौधे में क्या देखा था कि हर एक लक्षण के क्या है, कंट्रास्टिंग दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि कैपिटल टॉल वाला जीन प्रेजेंट है तो उसके लिए बोना पौधे के लिए क्या हुआ है, जीन प्रेजेंट है। मतलब टॉल प्लांट के लिए जो जीन प्रेजेंट है, बोने पौधे के लिए भी एक कंट्रास्टिंग जीन प्रेजेंट है। तो ये तो है पौधे का कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है, लंबाई ही है, यानी कि ये जो जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये लंबाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ये दो कैरेक्टर्स को दिखा रहा है, एक लंबे पौधे को दिखा रहा है, एक बौने पौधे को दिखा रहा है। ये इस जीन के दो टाइप्स हो गए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, जीन के टाइप्स क्या होते हैं, एलिल्स होते हैं। तो मेंडल ने कहा कि जो जीन के एलिल्स होते हैं ये पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो अब जो पेयर में होंगे, तो जब सेम होंगे, कैपिटल टी ये सेम है, तो इसको क्या कहा जाता है, समयुग्मजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समयुग्मजी बोला जाएगा, होमोजाइगस बोला जाएगा। यानी कि जो गैमीट बनेगा वो आपका होमोगैमेटिक होगा, और फिर वो जब फर्टिलाइज करेगा तो डिपेंड्स कि वो होमोगैमेटिक जीन से फर्टिलाइज कर रहा है कि हेट्रोगैमेटिक जीन से फर्टिलाइज कर रहा है। ये हमने देख लिया था F1 जनरेशन में जो हमें मिला था। F1 जनरेशन में जब आपने क्रॉस कराया था, अगर आप इससे क्रॉस कराओगे, होमोगैमेटिक दोनों होंगे, तो क्या मिल रहा है आपको, हेटेरोजाइगस मिल रहा है। जो गैमीट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो अब यहाँ से देखो ये आपका क्या बना, हेटेरोजाइगस मिला, ठीक है। अब ये जो जीन है ये डिपेंड करता है कि ये जो जीन है या तो कैपिटल T वाला गैमेट में जीन जा सकता है या फिर स्मॉल t वाला गैमेट में जीन जा सकता है, ठीक है। दोनों ही कैरेक्टर वाले जीन प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहा जाता है, हेटेरोजाइगस कहा जाता है। अब आइए, अब मैं रीड करूँगी इसको, क्या लिखा हुआ है। होमोजाइगस में इनके एलिल्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए जो एलिल है, और स्मॉल टी जो बौने पौधे के लिए एलिल है। इसी तरीके से जो फ्लावर का कलर है आपका, फ्लावर का कलर जो आपका
चाहे आप पर्पल ले लो या वाइट ले लो, तो कैपिटल W क्या हो जाएगा पर्पल का, स्मॉल w क्या हो जाएगा वाइट कलर के लिए। ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा होमोजाइगस, ये भी कैसा है होमोजाइगस। अगर ये वाला जो कलर आएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो जीन रिप्रेजेंट करेगा ये है हेटेरोजाइगस, ठीक है, विषम युग्मजीव जिसको कहा जाता है। हेटेरोजाइगस में क्या कह रहा है कि इनके एलिल्स जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, इनके एलिल्स क्या होते हैं वो प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों प्रकार के होते हैं। F1 जनरेशन में क्या मिला था, संकर लंबा पौधा मिला था। ये जो संकर लंबा पौधा मिल रहा है, क्यों संकर लंबा पौधा मिला, मेंडल को पौधा जो है वो लंबा क्यों दिखाई दिया था, क्योंकि ये जो लंबे पौधे वाला जो जीन था, मतलब जो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन था वो बौने जीन पर क्या था, ड्वार्फ वाले जीन पर प्रभावी था, हावी था, उसके कैरेक्टर को शो नहीं होने दे रहा था, इसीलिए यहाँ से मेंडल ने निकाला था प्रभाविता का नियम। तो ये वाला क्या होगा अप्रभावी, ये वाला क्या होगा प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, सेकेंड पॉइंट में ये क्या कर रहे हैं, इनमें स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन होने पर केवल क्या बनेंगे, समयुग्मजीव बनेंगे, यानी अगर इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा तो जो गैमीट्स बनेंगे वो सभी आपके क्या होंगे, उन सभी में एलिल्स जो होंगे ये कैपिटल टी या स्मॉल टी यही आपको मिलेगा। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर, स्वपरागण कराने पर क्या होगा कि कैपिटल टी जो है वो प्रभावी संकर कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, यानी कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और जो अप्रभावी है ये भी बन सकता है। अब बताओ सेल्फिंग कराया था जब हमने F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन का जो मिला था कैपिटल T और इसका सेल्फिंग कराने पर क्या मिला था आपको ये भी मिला था और ये भी मिला था और ये भी मिला था, ठीक है ना। क्या इसका फिनोटिपिक रेशियो था, फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 आया, लेकिन इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था 1:2:1 आया था, ठीक है। अब ये जो वाला ये जो कैरेक्टर है, जरा मुझे बताओ ये कौन सा क्रॉस है आपका, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। जब एक कैरेक्टर की बात होती है वो वाला जो क्रॉस होता है उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो कैरेक्टर को साथ साथ लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो वो जो कैरेक्टर आपका होता है उनको, या जो वो क्रॉस होता है उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। आगे जो विगोर आपका होगा, जो अतिरिक्त ओज बन रहा है उसका क्या होता है, प्रायः अभाव होता है। हाइब्रिड विगोर पाया जाता है इसमें, और ये केवल एक प्रकार के युग्मक बनाते हैं, मतलब इसमें एक ही प्रकार के गैमीट्स क्या होंगे बनेंगे, होमोजाइगस गैमीट इसमें बनेगा। इनसे एक जीन की वंशागति में दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। दो प्रकार के गैमीट कौन बनेंगे, ये आपके ये दो प्रकार के गैमीट बन सकते हैं, या तो ये वाला गैमीट बनाएगा या तो ये वाला गैमीट बनाएगा। ये एक ट्रेट के लिए, मतलब एक ही लक्षण के लिए क्या होते हैं, प्योर कैरेक्टर देते हैं, और ये क्या देंगे, ये आपके हाइब्रिड कैरेक्टर्स देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जीनोटाइप और फेनोटाइप में, सॉरी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंस। अब थोड़ा सा आते हैं क्या जीनोटाइप और फेनोटाइप में डिफरेंस। देखो जीनोटाइप क्या है आपका, जीन के कैरेक्टर, जो जेनेटिक कैरेक्टर की जो हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो आपका एक्सप्रेस हो रहा है जेनेटिक जीन्स की ही वजह से जो कैरेक्टर बाहर एक्सप्रेस हो रहा है वो है आपका फेनोटाइप। तो किसी भी जीव के आनुवंशिक संगठन को क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। वे लक्षण जो जीवों में बाहर से दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है, फेनोटाइप कहा जाता है। किसी जीव के संपूर्ण जीवन काल में जीनोटाइप जो रहता है वो क्या होता है, वो समान होता है, ठीक है। यानी जो जेनेटिक बनावट है वो क्या रहेगी, वो समान रहेगी। फिनोटाइप समय एवं पर्यावरण के साथ में बदल सकता है। एक्चुअल में म्यूटेशन होने पर क्या होता है, जीनोटाइप भी क्या होता है, बदल जाता है, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और जीनोटाइप बदलता है, इसी वजह से आपका फिनोटाइप क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। सो फिनोटाइप समय एवं पर्यावरण के साथ में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे जाइगोट है, जाइगोट बन रहा है, मतलब जाइगोट से क्या बनता है आपका एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से क्या होगा, बेबी बनेगा, और उसके बाद किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था एंड ऑल, ये सभी फिनोटिपिक स्टेट्स हैं, ठीक। मतलब हम जैसे दिख रहे हैं, जैसे हमारा जो जन्म हुआ था हम वैसे तो दिखाई नहीं दे रहे, हम बड़े होते हैं फिर धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, इस तरह से ये लक्षण हम में दिखाई देते हैं। हालांकि जो आपके ये जो लक्षण है वो क्या होते हैं, वो ये क्या होंगे, आपके एनवायरनमेंट एंड बहुत सारे फैक्टर्स पर क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, डिपेंड करेंगे। समान जीनोटाइप के जीव किसी दिए समय एवं पर्यावरण में समान फेनोटाइप क्या करेंगे, प्रदर्शित
करेंगे। जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का कोरिलेशन होगा। जीनोटाइप जो है वो आपके फिनोटाइप को अफेक्ट करता है, ठीक है, इतना दिमाग में रखिए। समान फिनोटाइप वाले जीवों का जीनोटाइप क्या होता है? अब देखो, जो समान फिनोटाइप वाले जीव है इनका जीनोटाइप क्या होगा, वो अलग हो सकता है। यानी कि फिनोटाइप अगर एक जैसा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जीनोटाइप क्या हो, एक जैसा ही हो। जीनोटाइप क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। यानी कि उसका जो जेनेटिक कोड है वो क्या होगा, वो डिफर कर सकता है। विभिन्न जीनोटाइप वाले जीवों का फिनोटाइप एक सा हो सकता है, ठीक है भाई। जीनोटाइप अलग अलग है बट फिनोटाइप क्या हो सकता है, एक हो सकता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप वाले जीव जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई देते हैं। समझ आ गया? आगे ये सामान्यतः भिन्न फिनोटाइप वाले जीवों का जो जीनोटाइप होता है वो अलग अलग होता है। फिनोटाइप अलग अलग दिखेगा तो वो क्यों दिख रहा है अलग अलग, क्योंकि जीनोटाइप अलग अलग है, ठीक है ना। यानी कि जो फिनोटाइप है वो सेम होगा बट जीनोटाइप डिफर कर सकता है, और जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जीनोटाइप क्या है, वो अलग है। जीनोटाइप फिनोटाइप द्वारा अप्रभावित रहता है, बट फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप की वजह से ही अफेक्ट होता है। यानी उसमें जो आपको चेंज दिखेगा, उसमें जो बदलाव दिखेगा वो जीनोटाइप में चेंज होने की वजह से दिखेगा। लेकिन फिनोटाइप में जो चेंज आ रहा है वो जीनोटाइप जो चेंज आ रहा है, जीनोटाइप जो है वो फिनोटाइप की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीनोटाइप द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही फिनोटाइप क्या होगा, अभिव्यक्त होगा, वो बाहर दिखेगा। जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसकी पहचान जो है वो आप ये बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, या फिर ये स्वपरागण है, इन सारी चीज़ों से हम कर सकते हैं। यानी कि जो मेंडल ने टेस्ट किया था तो F1 जनरेशन में जो उनको प्लांट मिला, जैसे कि ये आपका कौन सा प्लांट मिला था, ये हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला था। तो अब मेंडल को ये देखना था कि ये जो पौधा मिला हमको, जो लंबा पौधा मिला है, इसका जो गैमीट है ये किस टाइप का है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कराए थे, इसके लिए ही उन्होंने कराया था टेस्ट क्रॉस। क्या कराया उन्होंने, टेस्ट क्रॉस जब कराया था तो टेस्ट क्रॉस कराने से उन्हें पता चला कि ये आपका क्या होगा, होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस होगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था, आप जा करके उस क्लास को देखिए, ठीक है। फिनोटाइप को प्रत्यक्ष परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है, यानी बाहर जो दिखाई दे रहा है हम वही चीज़ देख करके बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इसमें बाहर दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं हम अपना मेन टॉपिक जो है हमारा। अब तक देखिए, अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं। कोडोमिनेंस के साथ साथ में हमने पढ़ा हुआ था मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, आपका रिकैप कर रही हूँ। मल्टीपल एलिलिज्म में हमने क्या देखा था कि जो ये जो एंटीजन बना रहा है, आई जीन, ये क्या बना रहा है, एक एंटीजन IA बना रहा है, एक एंटीजन IB बना रहा है, और कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा है। ह्यूमन बीइंग्स में हमने देखा कि कोई 2 एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। कोई भी 2 एंटीजन क्या होंगे, प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका भी कैरेक्टर, इसका भी कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, इसका भी कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अलग अलग जो जीन्स हैं, अलग अलग जो एलिल्स हैं, वो अपने अलग अलग कैरेक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है, ठीक है। सो ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्या, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है, बहुजीनी वंशागति। देखो नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है क्या कि बहुजीनी, यानी बहुत सारे जीन होंगे, और ये बहुत सारे जीन क्या होंगे, जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब ये जो बहुत सारे जीन होंगे, तो अब एक बात मुझे बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये ह्यूमन कलर का कई सारा, ह्यूमन कलर में कई सारे जो हमारा पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, मेलानिन जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए कई सारे जीन हैं। लेट्स से कि कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है। इसी तरीके से आप जितना भी चाहें कर सकते हैं, कैपिटल डी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये जो आपका ये एक एलिल हो गया, ये एक एलिल हो गया, ये एक एलिल हो गया, 3 जोड़ा एलिल दिख रहा है हमको, ठीक है। अब ये जो 3 जोड़ा एलिल है ये सभी अलग अलग, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी डोमिनेंट हैं,
ये सभी क्या हैं, डोमिनेंट हैं। तो ये सभी अपना अपना कैरेक्टर दिखाएंगे, सभी अपना अपना फिनोटिपिक जो इनका कैरेक्टर होगा वो दिखेगा, हमको बाहर दिखेगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्योंकि कई सारे जीन मिलकर के क्या करते हैं, आपके एक कैरेक्टर को, ये लेट्स से ये है, अगर इस तरीके से मैं बनाऊं तो ये सभी मिलकर के एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या होंगे, एक कैरेक्टर, स्किन का कलर, ये सभी क्या प्रदर्शित करेंगे, स्किन का कलर प्रदर्शित करेंगे। तो मल्टीपल एलील्स मेंटेन्स वन कैरेक्टर और रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वन कैरेक्टर। कई सारे जीन्स जब एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको कहा जाता है बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसी को कहा जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मात्रात्मक वंशागति कहा जाता है। मात्रात्मक वंशागति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा देखा गया कि जितने ज़्यादा ये एलिल्स प्रेजेंट होंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में ये एलिल्स प्रेजेंट होंगे, उतना ज़्यादा जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो डार्क दिखेगा, या उतना ज़्यादा वो दिखेगा, मात्रा उसकी उतनी ज़्यादा दिखेगी, क्वांटिटी उसकी उतनी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये पनेट स्क्वायर में भी बनाया हुआ है, आगे हम देखेंगे कि ये इतना बड़ा ना करके किस तरह से इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपका क्या हो गया कि जो कई सारे जो जीन्स हैं वो क्या करेंगे, आपके एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस घटना को क्या कहा जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। मात्रात्मक वंशागति भी इसको कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका, ह्यूमन कलर है। अब एक बात बताओ, जो हमारा कलर होता है, अलग अलग कंट्री में रहने वाले लोगों का अलग अलग कलर है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्योर वाइट है और कोई बिल्कुल ब्लैक है, प्योर ब्लैक बोल लो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इस वाइट और ब्लैक के बीच में भी बहुत सारा कलर आता है, ब्राउन कलर आता है, और ब्राउन कलर के भी बहुत सारे शेड होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है लाइट वाइट आता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा वाइट वाला आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, डार्क ब्राउन आ जाएगा, लाइट ब्राउन आ जाएगा। बहुत सारे स्किन के शेड्स होते हैं। लड़कियां बेहतर समझ सकती हैं क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन के शेड होते हैं। तो जो हमारा स्किन टोन होता है, फाउंडेशन हम उसी स्किन टोन के हिसाब से उसके शेड्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जो स्किन का कलर होता है, अब ये स्किन का कलर जो है, मेंडल ने कहा था कि जो दो एलिल्स होते हैं ये किन्हीं दो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भैया इंटरमीडिएट कलर्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं, मतलब वाइट और ब्लैक के बीच में भी बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा गया, मात्रात्मक वंशागति कहा गया, क्योंकि कई सारे बीच में रंग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारा हाइट होता है। अब हाइट तो ऐसा नहीं है ना, कोई 7 फुट का हो गया, कोई 6 फुट 2 इंच का हो गया, कोई 5 फुट 1 इंच का हो गया, कोई 5 फुट का हो गया, ठीक है। इस तरीके से हाइट ऐसा तो नहीं है कि भैया हमने एक रेंज बना दिया कि या तो 7 फुट होगा या फिर 5 फुट होगा। नहीं, 7 फुट और 5 फुट के बीच में भी बहुत सारे हाइट के मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। व्हीट ग्रेन जो होता है, गेहूं का जो दाना होता है, गेहूं का दाना अगर आपने देखा होगा तो कुछ थोड़े से वाइटिश कलर के दिखेंगे, कुछ थोड़े ज़्यादा डार्क दिखेंगे, कुछ थोड़े से बिल्कुल एकदम सफ़ेद से दिखेंगे। तो इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये भी एक रेंज ऑफ कैरेक्टर को दिखा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ह्यूमन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसमें हम जो हमारी बुक में दिया हुआ है, ह्यूमन स्किन का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये जो है आपका, ये है ब्लैक कलर के लिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी ब्लैक कलर के लिए है। और ये जो आपका है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये है आपके वाइट कलर के लिए, ठीक है। चलिए, जैसा मेंडल ने लिया था, 2 ट्रेड्स लिए थे, 2 ट्रेड्स के लिए जो एलिल्स हैं, एक को कैपिटल लेटर में दिखाया था, एक को स्मॉल लेटर में दिखाया हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा,
इसका अगर गैमेट लेंगे तो ABC और इधर पे क्या हो गया ABC। अब जब क्रॉस कराया हमने, क्रॉस कराने पर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C और स्मॉल c मिलेगा। ये जो मिलेगा ये कैसा मिलेगा आपको, मेंडल ने कहा था कि भैया अगर आप क्या करा रहे हो, आप सेल्फ क्रॉस करा रहे हो, सॉरी नॉट सेल्फ क्रॉस करा रहे हो, आपने क्या करवाया, आपने ये कैपिटल टी लिया और आपने क्या करवा दी, आपने टेस्ट क्रॉस करवाया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला हेट्रोजाइगस जीन मिला। क्या मिला आपको, हेट्रोजाइगस मिला। ठीक है, जो कैरेक्टर होगा ये कैसा होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है ये जो हेट्रोजाइगस हमको गैमेट मिला ये कैसा होगा, ये जो टी वाला होगा ये स्मॉल टी वाले पर क्या होगा, प्रभावी होगा, इसलिए पौधा क्या हो गया, लंबा हो गया। ठीक है, उस हिसाब से तो ये जो आपका जो स्किन है ये वाइट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वाइट होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या होंगे, प्रभावी होंगे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c पर। ठीक है, लेकिन ये जो कलर हमको मिला ये कैसा कलर मिल रहा है, इंटरमीडिएट कलर मिल रहा है। इसको क्या बोला गया, मुलाटो बोला गया। क्या बोला गया, मुलाटो बोला गया। ठीक है, अब भैया आ जाओ, चलो देखो ये तो हो गया कि अच्छा ठीक है बीच का कलर मिल गया, इंटरमीडिएट कलर मिल गया, मतलब प्योर ब्लैक प्योर वाइट का जब क्रॉस कराया गया उसमें से हमें एक नई चीज मिल गई, क्या, इंटरमीडिएट कलर मिल गई है। ठीक, अब आते हैं, अब एक बात बताइए, इससे आपके आप कितने गैमेट्स बना सकते हो या कितने पेयर बना सकते हो। देखो इसमें है, इसमें टोटल कितने हैं, 3 पेयर ऑफ एलिल्स हमें दिख रहे हैं। मैक्सिमम कितने नंबर में है, 6 हैं। एलिल्स कितने हैं, 6 हैं। जितना ज़्यादा एलिल्स कलर जो होंगे कलर जो होगा उतना ज़्यादा डार्क होगा, जितना कम एलिल कलर जो होगा वो उतना क्या होगा, लाइट होगा। ठीक है, अब ये क्या करें, इसमें आपको ये देखना है कि डोमिनेंट एलिल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डोमिनेंट एलिल्स हैं। ये क्या हैं आपके, डोमिनेंट हैं, प्रभावी हैं। क्या हैं, प्रभावी हैं। और ये सब क्या है, ये है आपके रेसेसिव, अप्रभावी। क्या है ये, अप्रभावी है, एक भी डोमिनेंट नहीं है यहाँ पे, एक भी डोमिनेंट नहीं है, 0 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप पॉसिबिलिटी कितनी निकाल सकते हो, मैक्सिमम इसमें कितने हैं आपके 6, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 5 4 3 2 1 और 0, यही हो सकता है। ठीक है, 5 क्या कर सकते हो आप, 5 में लेट्स से कि कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल c, ऐसा कर सकते हो। इसी तरीके से क्या बना सकते हो, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B और कैपिटल C, कितने हो गए, 5 हो गए ना। इसी तरीके से और क्या बना सकते हो, देखो कैपिटल A स्मॉल a और सॉरी एक सेकेंड, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C, ऐसा बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें कितने डोमिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, 5 डोमिनेंट दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको एक पेयर बनाना है जिसमें 4 डोमिनेंट एलिल्स हों, जिसमें 3 डोमिनेंट एलिल्स हो। इसी तरीके से उसमें 2 डोमिनेंट एलिल्स हो, इसमें 1 डोमिनेंट एलिल हो। आगे आ जाओ, यहाँ पे ये ग्राफ में बना हुआ है, यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, आइए ये देखिए, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C का यहाँ पे ये क्या कराया गया आपका, यही जो हमको मिला। यहाँ पर डोमिनेंट एलिल देख लो, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3। आगे आ जाओ, देखो ये आपका निकाला हुआ है, कितने डोमिनेंट एलिल्स हैं, 3 है। यहाँ पर कितना डोमिनेंट एलिल है, 2 है। ये आपका ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर एक भी डोमिनेंट एलील आपका नहीं है। नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इस ग्राफ में हम कैसे पता करेंगे कि कितना जो इंटरमीडिएट वाले जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, फिर उसके बाद में डार्क कलर वाली पॉपुलेशन कितनी होगी, लाइट कलर वाली पॉपुलेशन कितनी होगी, वो हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वांटिटी हमको बतानी है। तो थोड़ा सा ब्लैंक पेज पर आ जाओ, चलो एक सेकेंड, ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं। ये देखिए, हमें बताना है क्या,
नंबर ऑफ प्रभावी एलील, प्रभावी एलील की कितनी संख्या है वो हमें बताना है। उसके बाद हमें कितना बताना है कि जीनोटाइप क्या बन सकता है, जीनोटाइप क्या बन सकता है। फिर हमें क्या बताना है कि फिनोटाइप क्या बन सकता है, ये हमें पता करना है बेसिकली। ठीक, हम चाहें तो सब अलग अलग करके पनेट स्क्वायर बनाएंगे, बहुत सारा लंबा हो जाएगा, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी होगी, पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अब आपका क्या होगा, लेट्स से कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एल कितना हो जाएगा। मैक्सिमम अगर हम इसमें देखें, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल सी, कैपिटल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट एल कितने हैं, 6 हैं। उससे कम कितना होगा। अब इस वाले में कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसमें जो आपका क्या है डोमिनेंट एल कितना है वो बताना है। इसमें तो एक भी नहीं है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे क्या है 0, मतलब इस वाले में क्या है एक भी नहीं है। ठीक है, उससे कम क्या होगा, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, 6 में अभी हमने करा था, 6 में क्या हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हो सकता है आपका। ठीक है, 5 वाले में क्या हो सकता है आपका, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हो सकता है। या तो आपका क्या हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, या क्या हो सकता है कैपिटल ए और क्या है कैपिटल बी, या फिर और क्या होगा कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो देखो 5 हो गए, इसमें आ जाओ आगे। अब इसमें आपका कितना करना है, आपको 4 करना है। इसी तरीके से आपको ये बना लेना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, 4 हो गया। इसी तरीके से इसमें क्या बनेगा आपका, कैपिटल ए ले लेते हैं और हम क्या लेते हैं, कैपिटल बी ले लेते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी ले लेते हैं। इसी तरीके से और क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए ले लेते हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी ले लेते हैं और कैपिटल सी ले लेते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें, और कोई पॉसिबिलिटी है, निकालो और कोई पॉसिबिलिटी हो तो। हाँ, दोनों को तो कर सकते हैं। देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये तो लिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे अब ऐसा कर सकते हैं ना, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इसी तरीके से यहाँ निकाल दो, कैपिटल ए, कैपिटल बी और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कैपिटल सी बन जाएगा। इसी तरीके से सी वाला, इसमें ढेर सारा आएगा। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा आएगा। तो ओवरऑल इंटरमीडिएट वाले में क्या आ जाता है, 20 आ जाएगा, ये हमें देखना है। इसी तरीके से आपको ये निकालना है, 3 वाला निकालना है, 2 वाला निकालना है और 0 वाला निकालना है। 0 वाले में तुम्हारा फिनोटाइप क्या होगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाइट, क्या हो जाएगा, वाइट। और आपका क्या है, ये डार्क वाले में भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये कहाँ पर है आपका, ये कितना आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा आपका। इसमें बेसिकली इसमें मैक्सिमम नंबर कितने आते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे 20 जो होंगे, 20 होंगे इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट मुलाटो जो आपका कलर है वो आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। एक और चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आइए थोड़ा सा बैक करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आपका जो एल बनाओगे वो कितना बनाओगे, चेक करो। देखो जस्ट 1 मिनट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितना बनेगा आपका, 8 बनेगा। इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो, यहाँ से देखो कितना बनेगा, 8 बनेगा। मतलब पॉसिबल कितने बन रहे हैं आपके एलिल्स, 8 बन रहे हैं। तो जब 8 बनाओगे तो इसका जब आप क्रॉस करवाओगे तो कितना बनेगा आपका, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 एलिल्स आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको, 64 एलिल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कितना, 1 मिलेगा, हाँ 1 सेकेंड आइए,
ओके 64 एलील हमको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 64 एलील्स आपको मिल रहे हैं। अभी जो हमने ये क्रॉस बनाया था उस क्रॉस में कितने मिलेंगे? आई थिंक ये ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे चल लो, चलो यहीं पे चल लो। देखो ये पनेट ग्राफ बना हुआ है आपका। डार्क कलर कितना दिख रहा है? ब्लैक 6 दिख रहा है। इसी तरीके से ये जो आपका इंटरमीडिएट कलर आपको दिखेगा, इंटरमीडिएट कलर कौन सा है? हाँ यहाँ देखा, ये आपका जो ये लाइट ब्राउन कहूँगी, हाँ ठीक है, लाइट ब्राउन कलर कह लो। ये आपका कितना मिलेगा? ये मिलेगा 20 मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये जो आपको थोड़ा सा ब्राउन शेड में है, मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 20 मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा? 15। फिर क्या मिलेगा? 6। उसके बाद कितना मिलेगा? उसके बाद आपको आ जाएगा आई थिंक 1 है शायद, ठीक है। तो क्या करोगे? इधर रखो 15, फिर है आपका मतलब 20, 15, 6 और इधर से फिर से 15 और इधर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा इधर भी और इधर भी, ठीक है। एक कौन सा मिलेगा आपको? इधर आपको मिलेगा कौन सा? ये जो ब्लैक वाला है वो कितना मिल रहा है? ब्लैक का 1 ही कैरेट दिखेगा और व्हाइट वाला भी कितना दिखेगा? 1 दिखेगा। मैक्सिमम कितना दिखेगा? मैक्सिमम आपको जो मुलाटो कलर्स है वो कितने दिखेंगे? 20 दिखेंगे। मुलाटो वाले कलर्स आपको कितने दिखेंगे? 20 दिखेंगे, ठीक। तो अब आपका ग्राफ क्या बन करके आएगा? ये देखिए, व्हाइट 1 दिख रहा है, ठीक है, और आपका जो है ये ब्लैक है 1 दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या है? ये जो आपका थोड़ा सा लाइट वाइट कह लो आप, ये कितना दिख रहा है आपको? ये 6। उसके बाद क्या है? ये जो ब्राउन शेड में आ रहा है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड में आ रहा है, 15। और मैक्सिमम जो आपके मुलाटो कलर्स हैं, जो इंटरमीडिएट कलर्स हैं, वो कितने हैं? 20 है। उसके बाद फिर से क्या होगा? क्वांटिटी क्या होगी? घटने लगेगी। कितने होगी? घटने लगेगी, ठीक है। तो 64 में से जो ब्लैक होगा वो कितना होगा आपका? 1 होगा। 64 में से जो वाइट होगा वो भी कितना होगा आपका? 1 होगा, ठीक है। ये है ब्लैक और ये है वाइट, और 20 अपॉन क्या होंगे? 64, यानी 64 में से जो 20 लोग होंगे उनका कलर क्या होगा? उनका कलर होगा ये इंटरमीडिएट वाला कलर जो है वो मुलाटो वाला जो कलर है, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ बना लो आप, इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? उसके बाद फिर से क्या होगा? नंबर क्या होगा? घटने लगेगा। जब नंबर फिर से घटने लगेगा तो एक जो हम ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ये देखो, पहले क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। उसके बाद क्वांटिटी क्या होगी? घटने लगेगी। तो ये बेल शेप्ड वाला जो है आपका क्या आ रहा है? इस तरह से एक ग्राफ हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इससे पता क्या चला कि एक्सट्रीम वाला जो कलर होगा, एक्सट्रीम चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर वो क्या हो आपका रेसेसिव हो, तो इन दोनों की ही क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। और जो इंटरमीडिएट कलर्स होंगे वो क्या होंगे आपके? इनकी क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब ये इसी तरीके से आप अपना ये व्हीट ग्रेन का भी क्रॉस करा करके देख सकते हो। व्हीट ग्रेन में चलो ये आप ले लो, घर पे आप इसका क्रॉस कराना। व्हीट ग्रेन में कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल भी, कैपिटल भी। ये है आपका एक्सट्रीम, इसका मान लो आप, ये क्या है आपका? ब्राउन मान लो आप इसको, क्या मानो? ब्राउन, ठीक। और कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल भी, कैपिटल भी, इसको मान लो वाइट, ठीक है, वाइट मानो। अब इसका क्रॉस आप करा करके चेक करना। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें डोमिनेंट एलील कितने हैं। डोमिनेंट एलील इसमें कितने हैं? 4 हैं। तो पॉसिबल एलील सब कितने मिलेंगे वो आप देखो, और उसके बाद क्रॉस करा करके देखो, और देखो कि जो आपका इंटरमीडिएट कलर जो मिल रहा है वो उसका पॉपुलेशन कितना मिल रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है। ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया है हमारा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि कई सारे जीन्स मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। एग्जाम्पल ह्यूमन कलर, ह्यूमन हाइट, व्हीट ग्रेन है। आगे आ जाओ, आगे हम आएंगे प्लियोट्रॉपी पर। आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लियोट्रॉपी। अब देखिए, अभी तो हमने पढ़ा कि मैक्सिमम जीन्स, नॉट मैक्सिमम, मल्टीपल जीन्स आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। कई सारे जीन्स एक ही कैरेक्टर के लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं। कई सारे जीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरीके से अगर एक ग्राफ बन जाए, देखिए, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर के लिए कौन से कैरेक्टर, चाहे स्किन का कलर ले लो, इसी तरीके से आप कोई सा भी आप लेटर ले सकते हो। इनको आप हाइट के लिए भी मान सकते हो कि हाइट वाले जीन्स हैं तो ह्यूमन हाइट ले लो। इसी तरीके से जो आपके ग्रेन्स जो दिखते हैं, ग्रेन के जो कलर होते हैं, अनाज के जो रंग होते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब प्लियोट्रॉपी में क्या दिख रहा है कि वन जीन, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर। एक जीन जो है वो बहुत सारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इस घटना को क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहा जाता है, प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, अभी देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके। एक जीन जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। अगर इस एक जीन में डिफेक्ट आ रहा है तो इससे कई सारे इफेक्ट जो हैं वो बॉडी में, हमारे शरीर में, या जो शरीर है या फिर पौधे हैं वो हमारा शरीर हो, उसमें हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट क्या कहा जाएगा कि एक जीन जो है वो कई सारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है या कई सारे लक्षणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, जो हसियाकार मतलब हसिया जैसा आकार हो जाता है, इस तरह से जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग मतलब शेप जो है यह इस तरीके से हो जाता है। वैसे हीमोग्लोबिन का शेप कैसा होता है, आपका हीमोग्लोबिन का शेप होता है बाइकनकेव, जिसको बोलते हैं, मतलब द्विअवतल होता है, दोनों तरफ से चिपटा होता है उसका हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन में बोल रही हूँ, आरबीसी का जो कलर होता, जो शेप होता है वो क्या होता है, गोला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लड वेजल्स में इजीली क्या हो पाता है, इजीली वो ट्रांसफर कर पाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। लेकिन जब इनका शेप क्या हो जाता है, इनका शेप हसियाकार हो जाता है, तो ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ये आगे क्या होते हैं, ये बढ़ नहीं पाते हैं और क्लॉग्ड हो जाते हैं। ब्लड को क्या करता है, क्लॉग कर देता है, और ये एक फैटल कंडीशन होता है जिसमें जो भी इंसान सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपका क्या है, फेनिल कीटोन्यूरिया है या फिनाइल कीटोन्यूरिया है, यह एक डिजीज यह भी है। डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे, ये सभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं आपके। ये जो होता है इसके लिए ये क्या बनाता है, ये जो आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बेसिकली फिनाइल एलिनानिन नाम का एक एंजाइम होता है। फिनाइल एलिनानिन जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, इसके लिए फिनाइल एलिनानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो फिनाइल एलिनानिन को कन्वर्ट करता है टाइरोसिन में। लेकिन फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो बन नहीं पाता है, और उसको बनाने वाला जो जीन होता है वो डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एंजाइम नहीं बन पाता है। और फिनाइल एलेनिन जो है ये टाइरोक्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और बॉडी में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। बॉडी में इकट्ठा होने की वजह से ये क्या करता है, कई सारे जो इसके इफेक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, जिसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। IQ कम होने लगता है, बौद्धिक क्षमता जो होती है वो कम होने लगती है, पिगमेंटेशन आने लगता है, मतलब स्किन पिगमेंटेड हो जाती है, हेयर को प्रभावित करता है, बालों को प्रभावित करता है। इस तरह से इसके कई सारे इफेक्ट देखे जा रहे हैं। तो एक जीन जो है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया का, वो क्या नहीं बना पा रहा है, वो फेनिलएनिलीन जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसको नहीं बना पा रहा है, और उसकी वजह से कई सारे लक्षण जो हैं हमारी बॉडी में दिख रहे हैं, कई सारे चीज़ें हमको प्रभावित कर रही हैं। इसी को क्या कहा जाता है, प्लियोट्रॉपी कहा जाता है आपका। ठीक है, ड्रोसोफिला का जो आई का रंग होता है, आंखों का रंग होता है, जो सफ़ेद रंग के लिए, मतलब ड्रोसोफिला के सफ़ेद रंग के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ये बेसिकली ये रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। लेकिन इसके साथ ही यह ड्रोसोफिला में क्या करता है, उसका जो पूरी की पूरी उसकी त्वचा होती है वो पिगमेंटेड कर देता है, चितकबरा कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक तो जो ये जीन है वो क्या कर रहा है, सफ़ेद आंखों के लिए जिम्मेदार है, दूसरा क्या कर रहा है, इसकी स्किन की कलर को क्या कर दे रहा है, चितकबरा कर दे रहा है। सो ऑल दीज फेनामिना आर कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ये सभी क्या कहलाते हैं, प्लियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता इसको कहा जाता है। चलो, बहुप्रभाविता में दो एग्जाम्पल्स है हमारे, सिकल सेल एनीमिया और मैंने लिया हुआ है
सॉरी सिकल सेल एनीमिया, और मैंने लिया हुआ है आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया का एग्जाम्पल लिया हुआ है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए क्या है एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का मैंने उठाया हुआ है कंटेंट। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, दात्र कोशिका अरक्तता, सीकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो आरबीसी है वो आगे मूव नहीं कर पाता है, क्लॉग्ड हो जाता है, तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, क्योंकि आरबीसी क्या कंटेन करता है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, और हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यही मूव नहीं कर पाता है तो बॉडी में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लास्टली इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो ये इसका मतलब क्या है, अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में मैं बोलूँ तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर्स पर बनने वाले जो जीन होती हैं, इसके लिए बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन ए जीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डोमिनेंट है, और एक रेसेसिव जीन होता है HbS होता है, ठीक है। यही वाला रेसेसिव जीन है जो क्या कॉज करता है, सीकल सेल एनीमिया कॉज करता है, ठीक है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग में अगर किसी ह्यूमन बीइंग में HbA वाला जीन है तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल इंसान होगा। क्या होगा, वो नॉर्मल इंसान होगा। अगर किसी में क्या है, HbA और HbS वाला जीन है तो वो इंसान क्या होगा, वो प्रभावित तो होगा लेकिन उसको रोग नहीं होगा, मतलब वो डिजीज्ड नहीं होगा, वो क्या होगा, वो कैरियर होगा। क्या करेगा, वो कैरियर होगा। और ये जो जीन है आपका, ये कौन से गुणसूत्र पर होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है। कौन से क्रोमोसोम पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कैरियर होगा। अब अगर कोई जो मनुष्य है, कोई ह्यूमन बीइंग है जिसमें क्या है, HbS वाला जो जीन है, अगर उसमें ये वाला जीन पाया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा रोगी। कौन सा रोग हो जाएगा उसमें हो जाएगा सीकल सेल एनीमिया हो जाएगा। तो सबसे पहले ना क्रॉस करा के देख लेते हैं कि सीकल सेल एनीमिया जो है वो कौन होगा और क्या कैसे रहेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं, एक सेकेंड। देखिए, मम्मी और पापा को ले लेते हैं लेट्स से, या मेल फीमेल ले लेते हैं, मेल और क्या है, फीमेल है, नर मादा, ठीक है। आइए, मेल में क्या है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक। फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। ये आपके लिंग गुणसूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन से गुणसूत्र हैं ये, लिंग गुणसूत्र हैं, 6 क्रोमोसोम्स हैं ये, ठीक है। चलो कंडीशन बनाते हैं। लेट्स से कंडीशन बनाया कि जो मेल है इस पर है आपका इस पर क्या है आपका, ये एस वाला HbS वाला जो जीन है वो है, ठीक है। और फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, HbX वाला S वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रॉस करा के हम देखते हैं कि क्या होता है। तो और एक जीन पर क्या है इसके, एक जीन पर है HbA वाला, ठीक है। क्रॉस करा लिया, इस पर क्या आ जाएगा, HbS और क्या बन जाएगा, HbA बन जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस करा लो, इसमें क्या बन जाएगा, Hb, ये आपका X है, ये क्या हो जाएगा, HbS और क्या बन जाएगा, HbS, ये भी X क्रोमोसोम है। अब आगे आ जाओ, इसमें क्या है, X पर क्या है, HbA और Y पर कुछ भी नहीं है, ठीक, क्योंकि Y पर नहीं होता है ये जीन। और क्या है आपका, X पर क्या है, HbS और Y पर कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या देखने को मिल रहा है, ये जो X है यानी जो फीमेल है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये XX है, ये कौन होगी, ये फीमेल है, फीमेल पर ही पाया जा रहा है, ये इस वाले फीमेल पर, इस वाले फीमेल पर, ठीक। यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी हाँ X ही है ना,
हाँ ठीक है, एक्स है। अब यहाँ पे देखो जरा सा क्या दिख रहा है, HbS HbA क्या होगा, बीमार होगी? नहीं, ये महिला क्या होगी, ये कैरियर होगी। महिला क्या होगी, ये कैरियर होगी। ये वाली जो महिला है ये क्या हो जाएगी, ये बीमार होगी। ये क्या होगी, बीमार होगी। और ध्यान दीजिएगा पुरुषों में क्या होगा, पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम पर अगर HbS वाला जीन प्रेजेंट है तो ये पुरुष क्या होगा, कैरियर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये बीमार होगा। इसको सीकल सेल एनीमिया हुआ रहेगा, क्योंकि इसके लिए एक ही एक्स पर प्रेजेंट क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए ये पुरुष कैसा हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं हुआ, मतलब इसको सीकल सेल एनीमिया नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस करा के हम देख रहे हैं कि कौन सा, मतलब क्या रेशियो बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ए रख दो, उसके बाद पॉसिबिलिटी बनाओ कि फीमेल कैरियर होगी कि क्या होगी, आप पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना सकते हैं। आगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में ही अब मैं पढ़ दूंगी इसको, ठीक है। आइए, तो ये क्या है आपका, ये ऑटोजोमल, अच्छा सॉरी मैंने आपको ये कहा कि ये सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ये नॉन सेक्स वाले ऑटोसोम्स वाले एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जो होंगे, यानी जो पेरेंट्स होंगे उनके जो वाहक होंगे, दोनों जनक जीन जो होंगे उसके वाहक होंगे, कैरियर होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, बेसिकली क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। जैसे HbA और HbS होगा, ठीक है। इस तरह से इस रोग का नियंत्रण एलील का एक जोड़ा कौन कौन सा, HbA और HbS करता है। रोग का लक्षण जो है उसमें फिनोटाइप में क्या दिखता है कि 3 संभव जीनोटाइप में से HbS दोनों ही क्या होगा, होमोजाइगस दिख रहा है वाले समयुग्मजीय व्यक्तियों में यह क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति में HbS वाला जीन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वह उसको सीकल सेल एनीमिया हुआ रहेगा। हेट्रोजाइगस वाले में HbA HbS वाला व्यक्ति जो होगा उसको ये रोग नहीं हुआ रहेगा, व्यक्ति रोग मुक्त होता है, लेकिन ये क्या रहेगा, ये आपका कैरियर रहेगा। ये क्या कर सकता है, ये कैरियर मतलब ये वाहक हो सकता है, इस रोग का ये वाहक हो सकता है। ओके, सो वाहक होते हैं उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने में 50% जो होती है ये सिकल सेल एनीमिया का कारण रहता है। अगर ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से बच्चों में। इस विकार का कारण, अच्छा ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन में बीटा, जो हमारी बीटा श्रृंखला होती है, बीटा ग्लोबिन की जो श्रृंखला होती है उसके 6वें पोजीशन पर, 6वें स्थिति पर एक प्रोटीन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। ये जो होता है इसको बनाने वाला जो जीन होता है, इसको बनाने वाला क्या होता है, इसको बनाने के लिए जीन होता है। आगे अभी मैं स्ट्रक्चर को दिखाऊंगी। ये जो ग्लूटामिन है ये बन नहीं पाता है, इसकी जगह पे क्या बन जाता है, इसकी जगह पे वैलिन बन जाता है। क्या बन जाता है, वैलिन बन जाता है। और जो वैलिन बनता है इसकी वजह से जो आरबीसी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, हसिया आकार के जैसा होता है, सिकल के जैसा आकार इसका हो जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के 6ठे कोडॉन GAG और GUG द्वारा हो जाता है। GAG और GUG कहाँ से कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं आगे अभी हम आगे देखेंगे। प्रतिस्थापित होने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तनाव में उपस्थित हीमोग्लोबिन अणु में पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आरबीसी का आकार जो होता है वे बाइकनकेव से कैसा हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है और ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से जो पर्सन HbS वाला जीन जिसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, उसमें सिकल सेल एनीमिया के कारण उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, एक टाइम के बाद में। यहाँ पे देखिए ये है आपका HbA वाला जीन जो है, HbA वाला जीन ये है आपका DNA टेम्पलेट का, ये है साइटोसिन
थायमीन, साइटोसिन। अब सी के बाद में क्या आएगा, सी के नीचे आप किससे पेयर करोगे, जी से पेयर करोगे, टी को किससे पेयर करोगे, ए से पेयर करोगे, सी को किससे पेयर करोगे, जी से पेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जी ए जी बन रहा है। अब ये जो जी ए जी कोडॉन है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका ग्लूटामिन। क्या बनाएगा, ग्लूटामिन बनाएगा। ये जो एक श्रृंखला है बीटा श्रृंखला जो है हीमोग्लोबिन की, उसमें 6वें पोजीशन पर क्या बन रहा है, इस जी ए जी कोडॉन के कारण क्या बन रहा है, ग्लूटामिन बन रहा है। ठीक है, आगे आइए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब प्रेजेंट है HBS वाला जीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, HBS वाला जीन प्रेजेंट है, तो अब ये जो CTC है ना, यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है सी की जगह क्या हो जाएगा, जी। लेकिन यहाँ पर थायमीन की जगह क्या आ जा रहा है, यूरेसिल आ जा रहा है, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर जी है। अब ये जो GUG बना, ये क्या बना रहा है, ये वैलिन बना रहा है। क्या बना रहा है, वैलिन बना रहा है। और इस वैलिन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर वैलिन के कारण आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है वो क्या हो जा रहा है, हंसिया के आकार का हो जा रहा है। इसी वजह से HBS वाला जो जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसको अफेक्ट कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है DNA के स्ट्रक्चर को। जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो DNA का स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी इतना शॉर्ट में हमें समझना है क्योंकि हम प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब आगे आ जाइए, एक और एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जाम्पल है। हमने अभी डिस्कस किया फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका एक क्या बन रहा है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहा है, क्या, फिनाइल एलेनिन बन रहा है। इस फिनाइल एलेनिन के लिए क्या कर रहा है, ये फिनाइल एलेनिन बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो एक जीन की वजह से नहीं बन पाता है, जीन में डिफेक्ट आया और उसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और ये इसका जमाव जो है, फिनाइल एलेनिन का जमाव जो है हमारे शरीर में कंटिन्यूसली होता जा रहा है। और ये क्या किसको रिस्पॉन्सिबल करता है, आपके ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मानसिक दुर्बलता के कारण, मतलब मानसिक दुर्बलता का कारण बनता है। और साथ ही साथ क्या करता है, आपके स्किन के कलर को प्रभावित करता है, बालों को प्रभावित करता है, तो एक साथ कई सारे प्रभाव को ये उत्पन्न करता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ। ये जो जन्मजात है उपापचयी त्रुटि होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द जीन। अलिंग क्रोमोसोम रेसेसिव कैरेक्टर होता है, यह भी नॉन सेक्स्ड लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर के कारण होता है, डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम जो होती है, जो आपका एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो नहीं बन पाता है, और इसकी वजह से एलेनिन जो होता है वो शरीर में इकट्ठा होने लगता है, और फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है यह अन्य चीज़ों में बदलने लगता है, और यूरिन के साथ में फिर ये क्या होता है, निकलने लगता है। ठीक, इसकी वजह से कई सारे बॉडी में कारण चीज़ें हो जाती हैं, मानसिक दुर्बलता है, पिगमेंटेशन है, बालों में जो है आपका क्या है, बालों में बाल भी खराब हो रहे हैं। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, एक जीन कई सारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है, प्लियोट्रॉपी कहा जाता है, बहुप्रभाविता इसको कहा जाता है। अब आएंगे हम क्या पढ़ेंगे, मानव ब्लड, मतलब मानव में ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, क्या है, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। आई अच्छा, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, इसको पढ़ने से पहले हाँ एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ये देखिए, ये है आपका आरबीसी का कलर, आरबीसी का ये नॉट कलर, आरबीसी का ये शेप है, बट जो ग्लूटामिन की जगह वैलिन बन रहा है इसकी वजह से इसका शेप कैसा हो जा रहा है, हंसिया के आकार का हो जा रहा है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन में क्या कर रहे हैं हम, ब्लड ग्रुप के बारे में अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप जो है, हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था, आई जो है आपका वो क्या कर रहा है, एक कौन सा जीन बना रहा है, ए जीन बना रहा है, फिर आई क्या बना रहा है, बी जीन बना रहा है, और
कोई भी जीन नहीं बना रहा है, या फिर आप इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। ये जो ए एंटीजन बना रहा है, जीन मैं बोल रही हूँ एंटीजन बना रहा है, आई एंटीजन जो है ए ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी एंटीजन क्या है आपके, बी ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब कोई भी जीन नहीं बन रहा है तो ये आपके किस ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे जरा सा एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये लेट्स से कि ये फादर का, ये है मदर, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। आई देखिए लेट्स से कि मदर में जो आई एंटीजन क्या कर रहा है, आई जो है ये ए एंटीजन बना रहा है फादर में, मदर में बी एंटीजन बन रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्योंकि कोडोमिनेंस की वजह से ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, बी एंटीजन लेट्स से बन रहा है, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं बन रहा है, कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब लेट्स से कि यहाँ पे भी फादर का जो है ए है, मदर में कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जो है आप क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये फादर में क्या है, फादर में भी कोई भी एंटीजन नहीं बना, मदर में भी क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं बना, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक। तो क्या दिख रहा है, ए बी, बी ए और ओ, सो कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब ये जो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया किसने था, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। कई सारे फैक्टर्स भी देखे थे उन्होंने, और आगे जाकर के उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुप ओ प्रेजेंट होता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके 2 प्रकार के एंटीजेंस, मेनली 2 प्रकार के एंटीजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर जो एंटीजन है वो क्या है, ए है, तो एंटीबॉडी भी अगर ए रहेगी ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जो आरबीसीज है वो चिपक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एंटीजन जो है वो आरबीसी की दीवार पर होता है, मतलब आरबीसी के सतह पर होता है, और जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, वो आपकी प्लाज्मा में प्लाज्मा में क्या होती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। तो आरबीसी जो है वो प्लाज्मा में तैरता रहता है, आरबीसी आपके डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सभी क्या होते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जब एंटीजन ए भी है और ये एंटीबॉडी भी ए है, दोनों ही समान हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सभी क्लस्टर की तरह इकट्ठा होने लगेंगे, और ये क्या करेंगे, ब्लड फ्लो को प्रभावित करेंगे। तो एंटीजन ए वाले जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है, यानी ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें आपका एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होगा। एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगी, बी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे लिख दो, बी लिख दो ऐसे। इसी तरीके से एंटीजन बी वाले में क्या होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा, स्मॉल ए से लिख रही हूँ। अब जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाला है इसमें तो दोनों ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ए है, यहाँ पर एंटीजन बी है, इसका मतलब है कि इसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए वाला भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी वाला भी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब अगर एंटीबॉडी बी है या फिर एंटीबॉडी ए है, अगर इसमें से कोई भी होगा तब भी ये क्या करेगा, आरबीसीज क्या करेंगे, चिपकने लगेंगे, क्लॉग्ड होने लगेंगे। तो इसी वजह से इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। अब आता है आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ में देखो कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, बट इसमें क्या होगा, आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट
होती है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसीलिए कहा जाता है कि वो ब्लड ग्रुप वाले लोग जो होते हैं इनका इम्यूनिटी जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है और एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर के बारे में, यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि ये है आपका आरबीसी, आरबीसी, ठीक है। इस पर क्या होता है, आरबीसी की सतह पर क्या होती है, एक होता है एच फैक्टर होता है, क्या होता है, एक एच फैक्टर सभी पर होता है, क्या होगा, एच फैक्टर होगा, ठीक है। अब क्या किया, एंटीजन ए ने क्या करा, एक प्रोटीन बनाया, तो ये जो एंटीजन ए है ये क्या करेगा, इस प्रोटीन पर, ये इस एच फैक्टर से जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है एंटीजन, ये है आपका, लेट्स से ये है ए, ये है बी, ये है ए बी और ये है ओ, ऐसे समझ लो, ठीक। और एंटीजन बी भी एक प्रकार की प्रोटीन बनाती है, ये यहाँ पर जाकर के इससे जुड़ जाएगी, ठीक। अब जो एंटीजन ए बी है इसमें तो दोनों टाइप के आपके प्रोटीन बनेंगे, इसमें क्या होगा, दोनों टाइप का प्रोटीन बनेगा, इसमें दोनों टाइप के प्रोटीन बनेंगे। बट एंटीजन ओ वाले में कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। एंटीजन ए ने एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाया, बी ने एक प्रोटीन बनाया, ए बी क्या करेगा, ए बी में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों ही टाइप का क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अब आगे आइए, अब क्या हो रहा है कि ओ में तो कोई भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब देखो ओ क्या करेगा, ओ में क्या है, एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो क्या करता है, ए वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है, हाँ भाई दे सकता है क्योंकि इसके पास एच फैक्टर है, कोई बात नहीं। ओ वाला क्या है, बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है अपना, मतलब ओ वाला जो ब्लड ग्रुप व्यक्ति है वो अपना ब्लड जो है वो बी वाले को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है, हाँ दे सकता है क्योंकि इसके पास भी क्या है, एच फैक्टर प्रेजेंट है। अब ओ वाला जो है क्या ए बी वाले को दे सकता है, तो ए बी वाले को तो बिल्कुल दे सकता है, इसके पास क्या, इसके भी पास एच फैक्टर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यूनिवर्सल डोनर, ये सबको अपना ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, सबको अपना ब्लड दे सकता है। आरएच फैक्टर की बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा, अब ए बी के बारे में देख लेते हैं। ए बी क्या करेगा, इसके पास एच फैक्टर भी है और दोनों ही टाइप के इसमें क्या हो रहे हैं, प्रोटीन भी बन रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ए से भी अपना ब्लड ले सकता है, बी से भी अपना ब्लड ले सकता है, इसीलिए ए बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल रिसीवर सर्वग्राही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए वाला है, ए वाला क्या करेगा, ए वाला तो केवल ए वाले से ही अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी वाला केवल बी वाले से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है, ए भी क्या करेगा, ए से ले सकता है या फिर ओ से अपना ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप के बारे में, कॉल लैंडस्टीनर ने इसके बारे में बताया था। और आई थिंक आज का टॉपिक जो है हमारा ब्लड ग्रुप तक ही था, हाँ ब्लड ग्रुप तक ही है। एक ग्राफ बना हुआ है, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए रुधिर वर्ग क्या है आपका, रुधिर वर्ग है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी बना हुआ है इसमें देखिए, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है अभी हमने डिस्कस किया। ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा तो आरबीसीज क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। अगर आरबीसीज चिपक जाएंगे तो फिर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी है,
ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होगा, एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो ना तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी ना ही एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तब इसमें क्या है आपका, दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं। ए वाला भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बी वाला भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसीलिए जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो इनमें से किसी, बहुत रेयर होता है जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है और इनको आसानी से ब्लड नहीं मिल पाता है, मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा टॉपिक, प्लियोट्रॉपी हमने पढ़ लिया है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हमने देख लिया हुआ है, ब्लड ग्रुप के बारे में भी हमने देख लिया। आगे हम पढ़ेंगे कि क्रोमोजोम का जो सिद्धांत था, गुणसूत्रवाद क्या है, और इसके बाद आपका सहलग्नता क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।